जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले महाकाव्यों की बड़ी बड़ी कहानियां ही जहन में आती हैं, है ना? पर सच तो यह है कि ज्ञान और कहानियों का एक और ही संसार है जो उतना ही विशाल और उतना ही जरूरी है। हाँ, रामायण और महाभारत, ये नाम हम सबने सुने हैं। देवताओं, बड़े बड़े नायकों और जबरदस्त युद्धों की वो कहानियां जो हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन सोचिए, क्या इन महाकाव्यों के अलावा भी कुछ था? क्या जासूसों के लिए भी कोई हैंडबुक थी? या दुनिया के पहले नॉवेल लिखे जा चुके थे? या फिर राजाओं का अपना इतिहास था? बिल्कुल था। और यहीं साहित्य का वो खजाना छिपा है जो हमें प्राचीन भारत की एक अलग ही, ज्यादा असली तस्वीर दिखाता है। तो चलिए, आज प्राचीन भारत की उसी दूसरी लाइब्रेरी में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता को बनाने वाली किताबों की बात होगी। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं इस लाइब्रेरी के फिलॉसफिकल सेक्शन से। यहाँ हम उन ग्रंथों को देखेंगे जिन्होंने भारत में दो महान दार्शनिक परंपराओं की नींव रखी। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के सबसे बुनियादी ग्रंथों की, जिन्हें कहते हैं त्रिपिटक। पिटक शब्द का पाली भाषा में मतलब होता है टोकरी। तो ये असल में ज्ञान की 3 टोकरियां हैं, और इन 3 टोकरियों में ज्ञान को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। देखिए, सुत्त पिटक में है बुद्ध के उपदेश, मतलब उन्होंने क्या सिखाया। विनय पिटक एक तरह से रूल्स की किताब है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए। और अभिधम पिटक में इन्हीं शिक्षाओं का बहुत गहरा फिलॉसफिकल एनालिसिस मिलता है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। जैसे सुत्त पिटक का ही एक हिस्सा है अंगुत्तर निकाय। और पता है, इसी में हमें पहली बार प्राचीन भारत के उन 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों की लिस्ट मिलती है। मतलब एक धार्मिक ग्रंथ में छिपा एक ऐतिहासिक खजाना। फिर एक और कमाल का ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसमें एक यूनानी राजा मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच सवाल जवाब हैं। ये दिखाता है कि उस जमाने में अलग अलग कल्चर्स के बीच आइडियाज का कितना गहरा लेन देन हुआ था। अच्छा, बौद्ध धर्म के साथ साथ एक और महान दार्शनिक परंपरा आगे बढ़ रही थी, और वो थी जैन धर्म। इनके जो मूल ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहते हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। इनमें से कुछ खास हैं, जैसे कल्पसूत्र, जो जैन धर्म की शुरुआती हिस्ट्री बताता है, और भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है। और देखिए, यहाँ भी आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए कड़े नियम कानून हैं, ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म के विनय पिटक में थे। चलिए, अब लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में चलते हैं। यहाँ धर्म और दर्शन से हटकर बात होगी पावर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की। और इस सेक्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक तरफ जहां धार्मिक ग्रंथ मोक्ष और धर्म की बात कर रहे थे, वहीं अर्थशास्त्र सीधे सीधे प्रैक्टिकल बातों पर था। राज कैसे चलाना है, इकोनॉमी कैसे संभालनी है, और सत्ता को कैसे बनाए रखना। इसी समय के आसपास भारत में हिस्ट्री लिखने का एक फॉर्मल तरीका भी शुरू हुआ। कल्हन की राजतरंगिणी को भारत का पहला सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल ग्रंथ माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं का पूरा क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रम से इतिहास लिखा हुआ है। और उस जमाने में ज्ञान आपस में कितना जुड़ा हुआ था, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पाणिनि की अष्टाध्यायी। वैसे तो ये संस्कृत ग्रामर की किताब है, लेकिन ये हमें मौर्य काल के समाज और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। कमाल है ना? और अब चलते हैं अपनी लाइब्रेरी के आखिरी और सबसे क्रिएटिव सेक्शन में। यहाँ कविता, नाटक और कला की एक अलग ही दुनिया है। इस दौर का लिटरेचर बहुत ही विविध था। एक तरफ विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस जैसा पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा, जो सत्ता की साजिशों के बारे में है। वहीं बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरित लिखी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि खुद राजा हर्ष भी एक जाने माने नाटककार थे। उन्होंने रत्नावली जैसे नाटक लिखे। अरे हाँ, और बाणभट्ट ने हमें एक और तोहफा दिया, कादंबरी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इमोशनल लव स्टोरी है, जिसे कई स्कॉलर्स दुनिया का पहला नॉवल मानते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी साहित्यिक उपलब्धि थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी दार्शनिक, राजनीतिक और साहित्यिक किताबों का आज क्या मतलब है? ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये एक पूरी सभ्यता का सोर्स कोड है। ये हमें बताती हैं कि उस वक्त समाज कैसे चलता था, लोग किन आइडियाज पर बहस करते थे,
उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। कुल मिलाकर ये ग्रंथ हमें प्राचीन भारत की एक पूरी और जीती जागती तस्वीर देते हैं। इन किताबों ने मिलकर एक पूरी सभ्यता को दिशा दी, उसे बनाया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे विचार, हमारी किताबें, हमारी कहानियां आज से 1000 साल बाद हमारी सभ्यता के बारे में क्या कहेंगी।